जो हमारा सांप्रदायिकता का विकास 9वां नंबर जो है ना, वो कल हुआ था पार्वती, ठीक है। और आज हमारा होगा कौन सा यहाँ 10वां नंबर क्या। 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट तथा आजादी की प्राप्ति। प्राप्त। संविधान में संकट हुआ और कैसा आजादी का प्राप्ति हुआ, और दो वो फोल्डर एक्स्ट्रा बनाए हैं। तुम्हारा टॉपिक में नहीं दिया था लेकिन पढ़ना था। तो कैसा कौन सा है, ये तुम्हारा 1859 वाला है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 का, फिर क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन। ये सारा अलग से वीडियो बना लिया, उसको डाल भी दिया, देख लेना। और एक है गिरमिटिया प्रथा, वो भी जानना जरूरी है, तो इसको एक्स्ट्रा फोल्डर बनाकर वीडियो भी इसका बना ले। ये हमारा अब लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कल से हम लोग क्या शुरू करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करेंगे। हिस्ट्री। अब देख लियो कि 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट वाला देखना है। तो देखना है तो हम लोग अपना जो फाइल रेडी करते हैं उसी के अनुसार हम लोग आते हैं। तो स्क्रीन पे अब बताओ कि क्या दिखाई दे रहा है, बताना जरा। 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट तथा आजादी की प्राप्ति। ठीक। ये जो कंटेंट रेडी किए हैं वो इग्नू के आधार पर किए हैं, है ना। इग्नू के आधार पर, जैसे कि तुमको अभी मान लो नहीं दिखाई दे रहा होगा इसका। हल्का सा 1 मिनट रुको, हम हल्का से इसको ये कर ही लेते हैं। तुमको 1 मिनट रुक जाओ। पहले हम लोग इग्नू वाला को करते हैं, बाद में हम लोग एनसीईआरटी वाला को करते हैं। इग्नू में जितना हुआ हुआ कर लिए, फिर एनसीईआरटी में जो छूटा है उसको कर लेंगे। तो हल्का सा तुम इसको देख सकते हो। आ जाओ। हल्का सा तुम लोग इसको देखो, ये हमारा इग्नू वाला मटेरियल है। ये इग्नू का बुक है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। जी सर, दिख रहा है। स्वतंत्रता की ओर ऐसा लिखा है ना, इसमें शिमला सम्मेलन का चिन्ह है ना। उन्नीस देखो, इसमें शिमला सम्मेलन का चर्चा हो गया ना, 1945 वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ ये ये वाला दिख रहा है। फिर 1945-46 का चुनाव दिख रहा है, फिर चुनाव का परिणाम दिख रहा है। फिर ब्रिटिश सरकार यस। समाप्त करने का निर्णय, फिर एकीकरण, फिर अंतरिम सरकार, और फिर पाकिस्तान की मांग, और फिर सारा। तो ये सारा का सारा आज का नोट्स किससे रिलेटेड है, इग्नू से। यही तुम्हारा इग्नू का इस इतना डिटेल जो इग्नू डाला है। तो हम लोग शॉर्ट नोट्स में रेडी कर लिए। अब फिर हम लोग अगला क्लास करेंगे एनसीईआरटी का टॉपिक लेंगे, 12वीं वाला बुक तक। उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया रहेगा जो कि अगर हमारे नोट्स में नहीं होगा तो एनसीईआरटी को भी शामिल कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल, उसके बाद क्लास हमारा। हाँ 45 है, 45 45, हाँ ये तो दूसरा है। ये लग करना पड़ेगा हमको। वो तो आजादी का लड़ाई का, उसके बाद का है। और एक है, बहुत सारा है। तो नोट्स के लिए अब आओ यहाँ। क्लियर कम नहीं ना पड़ेगा। हो जाएगा ना। 10 रात तक हो जा रहा है, और एक दो है ना एक्स्ट्रा। हो जाएगा, ठीक ठीक। अब देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा सबको। जी सर। यस सर। ठीक है। तो नोट्स कहाँ से रेडी किए हैं वो मटेरियल भी दिखला दिए। उतना ज्यादा डिटेल उसका पे ले करके हम लोग क्या करें, शॉर्ट शॉर्ट में लिखे हैं। अब दादा, 1940 के उपरांत में संवैधानिक संकट तथा आजादी की प्राप्ति। तो हमको 1940 से लेकर के 1948 तक का घटना का क्रम पढ़ना है, कैसे कैसे क्रम चलता रहा। साथ ही साथ तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। होमवर्क में एक देखो, होमवर्क में नहीं करोगे तुम पछताओगे। इसलिए पछताओगी कि तेरा होमवर्क पहले हम करते हैं और उसको दिखाते नहीं है। और जो लड़की दिखाएगी होमवर्क उसी को देते हैं। तो पहला होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि 1937 का प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन 1945-46 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कांग्रेस को असफलता मिली। समझ में आया। अगर हम लोग देहाती भाषा में बोले तो 1937 में सारा मुसलमान कांग्रेस को वोट दिया था, और 1945-46 में सारा मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट दिया है। तो 10 ही साल में ऐसा क्या अंतर हो गया कि मुस्लिम लीग एक बार हारा था, मुसलमान हरा दिया था, और वही मुस्लिम लीग को मुसलमान फिर से जिता दिया। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या गलती कर दिया 10 ही साल में कि सारा मुसलमान जो है सो ध्रुवीकरण करके मुस्लिम लीग की तरफ में चला गया। इसको लिख कर लाना, लिख के लाएगी तो मिलेगा, नहीं लिख के लाएगी तो हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले 1940 में। 1940 में क्या है? लाहौर का प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव कब आया था? 23 मार्च 1940। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है सो नेतृत्व कर रहे थे।
और उन्हीं के नेतृत्व में वह एक सिद्धांत पेश किए। वह सिद्धांत कहलाता है टू नेशन थ्योरी, यानी कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत। वह इंपॉर्टेंट है, तुमको उसका मूलभूत तत्व को पढ़ना पड़ेगा, जिसका जिसका पीजी में हिस्ट्री है। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत को क्या क्या स्वीकार किया। तो जिन्ना बोलते थे कि द्विराष्ट्र का जो एक सिद्धांत पेश किया, उस सिद्धांत को मुस्लिम लीग क्या किया, स्वीकार किया। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा क्या होता है, सिद्धांत होता है, क्योंकि सिद्धांत से ही धर्म का जन्म होता है। बताया था तुम लोग, खरीद थे। तो उस सिद्धांत को एक पार्टी ने स्वीकार किया, मुस्लिम लीग। और वह मुस्लिम लीग के स्वीकार करने का उस सिद्धांत का इतना प्रचार हुआ कि भारत में पूरे मुसलमान क्या हुए, उसकी विचारधारा में आ गए। यहीं से हमारा पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो पाकिस्तान की मांग किया, आगे चलकर विभाजन का कारण बना। अब देखते हैं हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध। तो 1939 से 1945 तक क्या प्रभाव रहा, क्या प्रभाव रहा। तो ब्रिटेन का सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो फैसला था वो कैसा फैसला था, एक तरफा फैसला था। बिना भारतीय नेताओं की सहमति के भारत को ये लोग युद्ध में क्या किया, शामिल कर दिए। जिससे कांग्रेस क्या हो गई, नाराज हो गई। और नाराज होने के बाद देखो यही वाला होमवर्क दिए हैं कि 1937 में ही चुनाव हुआ था, और कांग्रेस क्या क्या था, प्रचंड सफलता हासिल किया था, और मुस्लिम लीग हार गया था। और कांग्रेस क्या क्या सरकार बनाया, 2 ही साल कांग्रेस सरकार चलाया। और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध के फलस्वरूप क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस इस्तीफे के दिन को मुस्लिम लीग ने आजादी का दिवस मनाकर क्या मनाया, उत्सव मनाया। है ना? ठीक है। अब देखो 1939 में तो वो इस्तीफा दे दिया कांग्रेस। इसी बीच हमारा युद्ध कब खत्म हुआ, 45 में खत्म हुआ है। तो 45 से पहले ही ब्रिटेन को खतरा हो गया, कह रहे भैया भारत जो है सो कोई उथल पुथल न कर दे, एगो लॉलीपॉप दे देते हैं और एक तो उसको 1942 में एक लॉलीपॉप के रूप में क्या आया, क्रिप्स का मिशन आया। तो ब्रिटिश मंत्री जो है फोर्ट क्रिप्स ने युद्ध के बाद भारत को एक वादा किया, क्या, एक काम करो लड़ाई में मेरा साथ दे दो, लड़ाई खत्म हो जाएगा तो तुमको हम क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब डोमिनियन स्टेटस पे हम लोग बहुत लंबा से चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन सा डोमिनियन स्टेटस में कौन कौन सा देश था। तो कौन था, अमेरिका था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, आयरलैंड था, उधर अफ्रीका का कुछ देश था। ये सब हमारा क्या था, डोमिनियन स्टेटस, यानी कि तुम जो है सो तेरा मालिक हम रहेंगे, तुम जो सो अपना थोड़ा बहुत आजादी तुमको मिलेगा। तो डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया, लेकिन कांग्रेस और मुसलमान दोनों इसको क्या किया, अस्वीकार कर दिया। बोला नहीं नहीं नहीं, अब हम तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगे, अब हम क्या मांगे, पूर्ण स्वराज मांगेंगे। इस प्रस्ताव में प्रांतों को अलग होने का अधिकार दिया गया था। कौन सा, डोमिनियन स्टेटस। जो क्रिप्स है ना, क्रिप्स बोला कि एक काम करो, जो राजा रानी के रूप में मेरा राजा रानी को मांगो मानो, और सबको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। और जो भी रियासत है उसका मर्जी है कि या तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे हिंदुस्तान में मिल जाए, और चाहे किसी में नहीं मिले, वो बीच का एक स्वतंत्र देश बना हुआ रहे। तो ऐसा किया तो विभाजन का आशंका क्या और बढ़ा। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। गांधी जी आह्वान किए क्या, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो अगस्त 1942 में कांग्रेस ने करो या मरो, डू और डाई का नारा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। जिसका उद्देश्य क्या था कि लड़ाई विश्व चलिए रहा है, ब्रिटेन तो अभी कमजोर है, अभी तुरंत हम लोग क्या करें, आजादी ले लें। तो इसका उद्देश्य तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करना था। ऐसा नहीं था कि कोई 10 साल आंदोलन चलाएगा, वो चाहता था कि लड़ाई में उलझा ब्रिटेन, तुरंत हम लोग क्या करें, इससे आजाद हो जाए। लेकिन ब्रिटिश वाला क्या किया, बहुत बुरे तरीके से इसको दमन किया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को क्या किया, कुचल दिया। और गांधी सहित सभी बड़े बड़े नेताओं को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया और कुचलने लगा तो मालूम चला क्या कि यहाँ से जन आक्रोश और भी क्या फैलने लगा। अब देखो 1945 46, अभी इग्नू का नोट्स दिखाए थे ना, उसमें था ना शिमला समझौता। तो सारा वहां से क्या किया, हम लोग मेन मेन पॉइंट ले लिए, पूरा लंबा लंबा पढ़ लिए, और जो फ्री है उसको हम लोग निकाल कर यहाँ पर डाल दिए हैं। तो देखो 1945 और 46 में संवैधानिक वार्ताएं हुई है, लेकिन वह वार्ताओं में टकराव हुआ, कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में टकराव हुआ। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन का प्रमुख प्रावधान, जिसका हिस्ट्री से बी और एम ए है वो पढ़ लेना, पढ़ के लिख लेना। जिसका हिस्ट्री वाली जो लड़की है, यूजी और पीजी, वह शिमला सम्मेलन में 1945 में जो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुआ उसको क्या करना है, लिख लेना। वो तुम्हारा काम का आएगा, हम लोग का काम का भी नहीं आएगा। इसमें एक मिनट रुको, प्रोजेक्टर लाइट आ गया है ना,
थोड़ी सी सुना, एक मिनट। देखो आज पंखा में के तुम लोग बैठी है ना भाई, इससे भी खूब हवा है बैठी देगा, इसके बता रहा हूँ थोड़ी सा आज। ठीक है, ओ अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है चलो। अब देखो यहाँ, वायसराय कौन था उस समय? वेवेल था। तो वेवेल ने एक संयुक्त सरकार बनाने का क्या किया, प्रयास किया, जिसमें कांग्रेस और मुसलमान मुस्लिम लीग दोनों है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच क्या रहा, मतभेद हो गया। मतभेद के कारण यह प्रयास कैसा रहा, विफल रहा। फिर 1946 का चुनाव देखते हैं। तो 1946 में यही तुमको होमवर्क दिया है कि जब केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो इस चुनाव में जितने मुसलमान थे सारे के सारे कांग्रेस को हरा दिए और मुस्लिम लीग को जिता दिए। कब? 46 में। और इससे पहले एक और चुनाव हुआ था 1937 में। कब? 1937। तो 1937 में मुसलमान के नाम पर लाख वोट मांगा, मुस्लिम लीग रोया गिड़गिड़ाया, खूब आंसू बनाया बहाया कि अल्लाह के नाम पर वोट दे दो। एक भी मुसलमान उसको वोट नहीं दिया और बहुत बुरे तरीके से मुस्लिम लीग क्या की थी, हारी थी। तो तेरा होमवर्क यही है कि 1937 में मुस्लिम लीग हार गई, कोई मुसलमान उसको नहीं दिया वोट। और मात्र कितना, लगभग 10 साल, 9 साल, 9 साल में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि सारा मुसलमान कांग्रेस से छिटक कर मुस्लिम लीग को गोद में जाकर बैठ गया। ये होमवर्क है, लिखोगे तो जवाब मिलेगा हमारे तरफ से, नहीं लिखोगे तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो लिख के लाना, लिख के लाना, कल दिखाना, ये कल दिखाना, आज का होमवर्क नहीं है। तो देखो, इसका चुनाव में इसका चुनाव में हिंदू जहां जहां है वहां पर कौन जीता है, कांग्रेस जीता है। और जहां जहां पर मुस्लिम है वहां पे कौन जीता है, मुस्लिम लीग जीता है। यानी हमको पता चल गया है, इशारा कर रहे हैं कि 1946 आते आते धर्म के नाम पर जनता का ध्रुवीकरण कर दिया गया था। क्या हिंट है? क्या? नहीं, 46 में पाकिस्तान थोड़ी बना है। इसने ध्रुवीकरण पढ़ के आना, ध्रुवीकरण का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन। अरे चुंबक में तुम लोग प्रैक्टिकल 10वीं में करी हो, लोहा का बुरादा गिराई है। तो सारा लोहा का बुरादा बीच में चिपकता है कि किनारे किनारे चिपकता है? साइड साइड चिपकता है? नहीं, नहीं करी, नहीं की। ठीक है। इसने विभाजन की राजनीति को क्या क्या मजबूत किया। अब उसके बाद में देखो 1946 में क्या है, मुसलमान लोग जीत गया, और कहाँ, जहाँ मुस्लिम है और जहाँ हिंदू, वहाँ कौन जीता, कांग्रेस जीता। तो भैया ये लोग पक्का समझ गया कि मुसलमान मुसलमान अलग हो गया, हिंदू हिंदू अलग हो गया। तब कौन पधारा, कैबिनेट मिशन। बोला अब मेरा दही पूरी तरह से जम गया है। अब ये लोग में पूरा कसाई वाला भावना आ चुका है, एक दूसरे को अब ये लोग मरने मारने पे उतारू हो चुका है। तब कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। उसने भारत को एक संघ के रूप में रखने की योजना पेश की, जिसमें प्रांतों को किसमें बांटा गया, समूह में। अब ये कोई लड़की से पूछेंगे तो चुप लगा देगी, तो हम समझ जाएंगे। बताओ यहाँ समूह में, कैसा समूह में बांटने का चर्चा किया गया था, ऑनलाइन वाला बताओ। ऑनलाइन में जो अलग अलग, अलग अलग, जैसे किस तरह से अलग मुस्लिम अलग को बताना जरा। अलग और हिंदू को अलग, कांग्रेस को अलग और मुस्लिम को अलग। देखो ऐसा नहीं, कांग्रेस को नाम नहीं लेना, वहां क्या था मालूम है, दलित का अलग, हिंदू का अलग, है ना, ईसाई का अलग, मुसलमान का अलग, आदिवासी का अलग। यानी कि वह धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर क्या कर रहा है, बांट रहा है। रुकना, तुम लोग का अटेंडेंस ले रहे हैं, इसीलिए 1 मिनट रुको, ये कहाँ से जाएगा ये। तो जब ऐसा बांट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, विरोध ही ना होगा। हम्म। देखो, ठीक है। तो 3 सदस्य जिससे प्रांतों को समूहों के रूप में बांटा गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें आपस में क्या हो गया, असहमति बता दिए। असहमति जताए तो यह योजना भी क्या हो गई, विफल हो गई। विफल हो गई के बाद देखो 1946 से 47 में दौर शुरू हुआ सांप्रदायिक हिंसा का। और इसी हिंसा में मार काट मच रहा है, और यहाँ अंतरिम सरकार भी बन रही है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाने वाला पार्टी का नाम क्या था, तो मुस्लिम लीग था। या 16 अगस्त 1946 को क्या बोला, बोला कि हम लोग मरेंगे चाहे मार डालेंगे।
उसी को बोला गया क्या, डायरेक्ट एक्शन डे। अब बदले में अगर हमसे रक्षा चाहते हो तो हमको पाकिस्तान के नाम पे एक देश दे दो। तो ये लोग क्या भारी मारकाट किया। जब भारी मारकाट किया, कहाँ पे, कलकत्ता में मारकाट हुआ, नोआखली में मारकाट हुआ, बिहार में हुआ, भीषण सामुदायिक दंगा भड़क गया। कब, 16 अगस्त 1946। तो जब 16 अगस्त 1946 को भड़का है दंगा, तो ये लोग इतना कमजोर नेता है कि डर करके एक अपना देश का हिस्सा को टुकड़ा में बांट दिया। आज भी तो बिहार में दंगा होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो क्या उत्तर प्रदेश बिहार में दंगा होने से अलग राज्य बनता है क्या? नहीं ना बनता है। नहीं। तो देखो, उसके बाद सितंबर 1946 में, तो अगस्त से सितंबर में कितना महीना गैप होता है? बताओगे कोई? कितना महीना गैप हुआ? 3 माह का ना गैप हुआ। अगस्त और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 माह। सॉरी, ये कितना माह, 4 माह। 4 ही माह में नेहरू जी क्या हुए, राजी हो गए क्या कि ठीक है हम सरकार बना लेते हैं। सरकार बना लेंगे, जिसमें बाद में मुस्लिम लीग क्या हुई, शामिल रही। लेकिन मुस्लिम लीग हमेशा टांग अड़ाता था जो भी कांग्रेस अपना विधेयक पेश करता था। और जो मुस्लिम लीग विधेयक पेश करती थी उसमें कांग्रेस टांग अड़ाता रहता था। मतलब एक ही म्यान में दो तलवार समा तो चुका था, लेकिन दोनों प्रतिबद्ध था, म्यान को चीर फाड़ कर बाहर निकलने को क्या था, बेताब था। उसके बाद कौन आते हैं 1947 में, माउंटबेटन आते हैं। माउंटबेटन ने योजना लाए, और उसी योजना के तहत क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, हमारा नया नया वो क्या था, वायसराय थे। वह जून 1947 में भारत के विभाजन की एक योजना पेश, जिसको क्या बोला गया, 3 जून प्लान, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। हाँ, 3 जून प्लान ये आएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि 3 जून प्लान क्या है। तो 3 जून प्लान एक ऐसा प्लान है जिसको तैयार करने वाले लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उस प्लान में यह मंशा जताई गई थी क्या, कि भारत और पाकिस्तान को क्या करे, दो स्वतंत्र डोमिनियन। डोमिनियन मतलब समझ रही हो? डोमिनियन का मतलब है कि तेरा राजा और रानी हमारा ब्रिटेन का सरताज रहेगा, तुम लोग खाली नाम मात्र क्या रहोगे, आजाद रहोगे। अच्छा, मेरा आवाज स्पष्ट आ रहा है कि थोड़ा रुक रुक कर आ रहा है? बताना ऑनलाइन में जो भी है, सो क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। तो देखो, 3 जून प्लान के तहत पूर्ण आजादी की बात नहीं कही गई। ये इसको बोला गया कि भारत को बांटो, पाकिस्तान को बांटो, और दोनों को गले में तक, जैसे कैसे उसका मालिक घुमाता है, कुत्ता भले आजाद है, रोड में घूम रहा है ना, सुबह शाम मोटरसाइकिल में बैठ रहा है, लेकिन उसे गले में पट्टा डालकर मालिक अपने हाथ में सिकंजा कसा रहता है। उसी तरह से यह बोला कि तुम लोगों को दो कुत्ता बना देंगे, जिसको सुबह सुबह गली में घुमाएंगे, शाम में घुमाएंगे, कार में बिठा कर ले जाएंगे, लेकिन गले में पट्टा किसका रहेगा, इंग्लैंड के महाराजा और महारानी का। इसी प्लान को याद रखना, 3 जून प्लान बोला गया। क्या बोला गया, 3 जून प्लान। अब उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया अंतिम अधिनियम था। कौन सा अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत में क्या बात किया गया, हेलो, हो गया, रिचार्ज हो गया है? अच्छा ठीक है, हम बाद में चेक कर लेंगे, पढ़ा रहे हैं, कर दी है ना, ठीक। तो देखो, देखो इसके पहले जो भी अधिनियम लाया गया है, वह भारत को किसी न किसी तरीके से लॉलीपॉप देकर गुलाम बनाने की मंशा के तहत अधिनियम लाया गया था। लेकिन कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसकी मंशा साफ साफ भारत को आजादी देने की थी, तो वह कौन सा होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जुलाई 1947। तो ब्रिटिश की संसद में यह अधिनियम क्या हो गया, पारित हो गया। और जब पारित हुआ, तब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, और एक दिन पहले क्या किया, पाकिस्तान को आजाद हो गया। अच्छा, और एक होमवर्क है, होमवर्क यह है कि क्या कारण है कि भारत की आजादी के ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान को आजाद घोषित किया गया। जितना तुम लोग हिस्ट्री से नेट का कैंडिडेट है जो तैयारी कर रही हो, लिख के लाना। अगर लिख के लाओगी तो हम तुमको सटीक जवाब देंगे, जो कि एकदम पीएससी का जो कोचिंग होगा 20-25 हजार लेके बताता है। नहीं लिख कर लाओगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। कारण पर एक प्रश्न क्या है, क्या कारण है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो उसके ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान को जबरदस्ती आजाद किया गया। ये तेरा होमवर्क है।
अब देखो, विभाजन की त्रासदी देखते हैं तो स्वतंत्रता के साथ ही बंगाल और पंजाब का क्या हो गया, विभाजन हो गया, जिससे लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा में हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं संवैधानिक संकट क्या था और उसका मुख्य कारण क्या था। तो संवैधानिक संकट में सबसे पहले देखो, जो विभाजन हुआ था वह धर्म के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। धर्म। तो हिंदू और मुस्लिम में क्या था, जहर फैल गया था, एकता का अभाव था। और एकता का अभाव था जिसमें से मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। संविधान में कब कब संकट आया है उसका चर्चा हो रहा है, संवैधानिक संकट। कि भारत तो एक था ना, और उसी संविधान में एक में बात होगा, लेकिन यहाँ तक टुकड़ा में बंटने की बात कर रहा है, यही हमारा क्या संवैधानिक संकट। मतलब समझ में आ रहा है संवैधानिक संकट क्या होता है। एक देश का एक संविधान होगा और एक ही संविधान में बोल रहा है कि तुम लिखो कि नहीं हम 10 टुकड़ा टुकड़ा में बांटेंगे, तो इस संविधान के लिए क्या होगा, संकट में होगा। जैसे तेरा दिमाग एक है और दिमाग ऑर्डर देता है दायां हाथ हो बायां हाथ हो पैर को कब खाना है कब जाना है, और तेरा दोनों हाथ आपस में खूब फैटी लड़ाई लड़े, अब बोलो कि काम करो हम लोग दोनों कंधा को क्या कर दो, अलग कर दो काट काट के, तो दिमाग के लिए संकट हो जाएगा ना। तो भैया दायां को काटेंगे तो भी दर्द हमी को होगा, बायां को काटेंगे तो भी दर्द हमी को होगा। तो पहले तुम लोग समझना, हम हमेशा सब बोले हैं प्रश्न समझी तो 90% आंसर उसका समझ में आ जाएगा। यही किसी को नहीं मालूम है कि संवैधानिक संकट का मतलब क्या है। तो संवैधानिक संकट का मतलब है कि जिस तरह से दिमाग को बोला जा रहा है कि दाहिना कंधा को काट कर दाहिना हाथ अलग करो, बायां कंधा को काट कर बायां हाथ को अलग करो, तो दिमाग क्या सोच रहा है कि दर्द तो ऑटोमेटिक अंततः हम ही को ना होगा। उसी तरह से भारत का देश हमारा क्या है, एक है, तो संविधान भी एक है। संविधान में जबरदस्ती लिखने के लिए बोल रहा है कि बोलो दलित का अलग देश, पंजाबी का अलग देश, मुसलमान का अलग देश, हिंदू का अलग देश। तो संविधान तो संकट में फंस गया ना खुद को। वही वाला चीज ही नाम दिया गया संवैधानिक संकट। यानी हमको चर्चा क्या करना है, तुमको एहसास अब इसका हो गया, तो समझ गया। ठीक है। अब देख दूसरा ब्रिटिश नीति। तो ब्रिटिश नीति पहले से ही जानबूझ कर बोल रहा था कि ऐसा फूट डालो ना कि एक अंग दूसरे अंग को क्या डाले, सड़ा डाले, काट डाले, फूट डालो राज करो। तो इस नीति से भी संविधान में हमारा क्या महसूस हो रहा था, वहां संकट महसूस हो रहा था। तीसरा देखो, राजनीतिक असहमति। संविधान बोलता है कि भारत को एक देश होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं है, मुस्लिम लीग भी राजी नहीं है, दलित लोग राजी नहीं है। तो ये जो पॉइंट बता रहे हैं कि राजनीतिक रूप से जो असहमति है, कहीं ना कहीं सर का दर्द संविधान को ना मिला भाई। तेरा आपस में दो गो हाथ और दो गो पैर आपस में लड़ाई करने लगे दलित के नाम पे मुसलमान के नाम पे, तो तेरा माथा फटेगा कि नहीं फटेगा। तभी ना तुम लोग कई बार वो क्या बोलते हैं, कौन सा बाम लगाती हो ना माथा, झंडू बाम। तो ये झंडू बाम है कि कब कब इसको झंडू बाम लगाया है, तो कब कब लगाया झंडू बाम संविधान में। पहला हिंदू मुस्लिम लड़ गया तो इसको झंडू बाम का जरूरत पड़ रहा है। दूसरा, ब्रिटेन वाला फूट डाल रहा है तो यहाँ क्या पड़ रहा है, झंडू बाम चाहिए। तीसरा, कांग्रेस और मुसलमान बोल रहा नहीं हम तुम जुदा हो गए, अब साथ साथ नहीं रहेंगे, तो झंडू बाम तो किसको लगेगा, यहाँ ना लगेगा। और चौथा, युद्ध जब हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन क्या हो गया, कमर टूट गया, पस्त हो गया। पस्त हो गया तो सोचो कि एक थाना में 10 तो सिपाही है, और उसका काम क्या है कि चाईबासा का रक्षा करना, पोस्ट ऑफिस चौक का। और उस थाना का 10 सिपाही का सारा कपड़ा को उतार डालो और पूरा दारू में पिला के टुल्ल कर दो, और उसके बाद उसके सामने में 10 आदमी आपस में लड़ाई कर रहा है, तो थाना वाला क्या करेगा, चुपचाप से देखे रहेगा। तो उसके पास कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, राइफल नहीं है, और उसको जबरदस्ती शराब पिला कर टुल्ल कर दिया, तो वो बेचारा खाली देखेगा। तो जब देखेगा तो यहाँ अराजक का नहीं स्थिति होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन वाला का सारा कपड़ा जापान उतार लिया था। एक एक सैनिक को इतना धोया ना, जिसके पास लड़ने का कोई भी दम नहीं था। यह वैसा थाना में सिपाही के जैसा था जिसके पास न राइफल है, न गोली है, नहीं कपड़ा है, न ही वर्दी और न ही कोई ताकत है। अब सामने में पब्लिक लड़ाई कर रही है, तो लड़ाई कर रही है तो तुम्हारा कैसा हो गया, अराजकता हो गया। तो अराजकता हो गया तो पंजाबी बोल रहा है वो खालिस्तान दो, मुस्लिम बोल रहा है वो मुस्लिमिस्तान दो, दलित बोल रहा है वो दलिस्तान दो, हिंदू बोल रहा है हिंदुस्तान दो। तो झंडू बाम का तो जरूरत कहाँ पड़ेगा, संविधान में। तो चारों पॉइंट तुमको याद हो जाएगा। कौन कौन सा पॉइंट, सबसे पहला तुम्हारा सांप्रदायिक विभाजन, दूसरा ब्रिटिश की नीति, तीसरा राजनीतिक असहमति, और चौथा युद्ध के बाद जो है अराजकता है। इससे हमारा संविधान में क्या हुआ, संकट हुआ, क्योंकि दर्द हमारा कहाँ होगा, यहीं पे ही होगा। अब देखो आजादी की प्राप्ति पे अब हम लोग आ रहे हैं। तो आजादी की प्राप्ति और उसके बाद तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत ने औपचारिक रूप से स्वतंत्रता क्या की, प्राप्त कर ली। और संविधान का निर्माण हमारा कब तक चला है, 1950 में।
तो भारत में संविधान 1950 में लागू हुआ। जब लागू हुआ, जिसने देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। अब यहाँ से तेरे लिए और एक होमवर्क है। होमवर्क यह है कि भारत को पूर्ण आजादी 1947 से मिली है कि 1950 में मिली। लिख के लाना, बोलोगी तो फंसोगी तुम लोग। और इसका आंसर हम बताए भी थे, एंजेलिना पूछी थे, बता भी दिए थे। और अभी भूल भी गई होगी। नहीं भूली है? तो क्या है इसका आंसर बताना। 1950 में मिली है। हाँ तो चलो पार्वती बताओ, 1950 में मिली है पूरी आजादी। तो भैया ये लो, झंडा तो 1947 से फहरा रहा था। पूरी आजादी मिली है तो भारत का प्रधानमंत्री तो नेहरू 1947 से बन ही चुके थे। तो अधूरा कहाँ रहा? किस मायने में फिर अधूरा रहा? अगर कहा तो संविधान नहीं है तो भी देश तो चल रहा है ना। अधिकार। चल रहा है, लेकिन वो ब्रिटिश के नियम नीति जो पहले बनाया गया था उसी अनुसार चल रहा था। ब्रिटिश का नियम के अनुसार जो चल रहा था थोड़ा बहुत भारत। तो आज भी जब तुम कोर्ट कचहरी जाओगी तो भारतीय संविधान में लगभग 50% ऐसा कानून है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए कानून को ही अभी तक लागू है। जैसे वन कानून। वन कानून में आदिवासी से जंगल को छीन लिया ना, कौन छीना? ब्रिटिश। तो वही वन कानून में अभी जान, यहाँ वन विभाग है कि नहीं? जल जंगल और जमीन किसका? आदिवासी का। और केंद्र सरकार कब्जा कर लिया है ना। और वन विभाग देखो राज्य सरकार का होता ही नहीं है, वो सीधा केंद्र में है। तो देखो नेहा, ब्रिटिश द्वारा बनाया गया कानून के तहत अभी भी चल ही रहा देश। तो तुम्हारे लिए सवाल है कि भैया यह पूरा आजादी अगर बोलती 1950 में, तो 47 में ही तो आजादी मिल ही गया है। अधूरा किस मामले में था? किसी को जवाब मालूम है तो सोच के बताओ। लोकतांत्रिक नहीं था। लोकतांत्रिक तो था ही। 1947 में आजादी हुआ और हम लोग पढ़े हैं कि आजादी के बाद ही आदमी को मत देने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। महिलाओं को भी मत देने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। बता एंजेलिना, तुमको तो हम आंसर भी बताए थे। नहीं, शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही है, एक शब्द चाहिए इसमें। गणराज्य घोषित नहीं हुआ था। गणराज्य तो हो गया था घोषित। तो आप ही बताइए सर। वो कल बताएंगे, जो लिख के लाएगी ना उसको हम कल अपना नोट्स देंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना, तुम्हारे काम का चीज है। जो भी पीजी और यूजी वाले हो हिस्ट्री का, ठीक है? और इसलिए उस दिन भी बोले थे ना कि लिखो, नहीं लिखोगी तो दोबारा पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे। एक शब्द है जिसका इस्तेमाल हम किए थे, और उसके तहत यह पूरी तरह से आजाद नहीं था भारत। अच्छा ठीक है, अब चुनौती देखते हैं हम लोग। तो विभाजन के बाद क्या है, तुम्हारा पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भारत आए, और भारत से बहुत सारे मुसलमान कहाँ गए? है ना? तो फंसती है ना, नहीं लिखती तो फंसती है ना। तो याद आया ना। हाँ। तो पुनर्वास का, उसका बाद देखो अगला चुनौती क्या था, रियासत का। जब आया है, तो अंग्रेज जब जाने का चला गया तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूरे भारत पर अंग्रेज का कब्जा नहीं था। पूरे भारत में सिर्फ कुछ ही रियासत पे अंग्रेज कब्जा किया था, और बाकी रियासत के साथ में संधि किया था। सहायक संधि, फ्रेंडली, जैसे हैदराबाद वगैरह हो गया। तो जाने जब लगा, तो जाने लगा तो जितना के साथ हमें संधि किया था, हम सबको बोले एक काम करो, भारत और पाकिस्तान में कोई जरूरी नहीं है शामिल होना, तुमको हम मौका दे रहे हैं, अलग देश बना लो, और फिर मेरे से सौदेबाजी करते रहना। जैसे कि अलग संधि में देसी रियासत जो है वह ब्रिटेन को टैक्स देता था, बदले में ब्रिटेन क्या करती थी, उसको सुरक्षा प्रदान करती थी। तो वैसे ही इसको लॉलीपॉप देकर क्या था, कितना 562 रियासत। तो 562 रियासत ना तो भारत में मिल रहा था ना तो पाकिस्तान में मिल रहा था। ये सारा क्या था, हमारा चुनौती था। कौन सा चुनौती? संवैधानिक संकट है। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या देखते हैं? तो निष्कर्ष हम लोग देख रहे हैं कि 1940 से बाद का जो दशक है वह भारत इतिहास में कैसा रहा? निर्णायक रहा। क्योंकि संवैधानिक जो वार्ता हुआ एकीकरण का, वह बार बार क्या हुआ? विफल रहा। विफल रहा। जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वह कल्पना में था। उस समय में माहौल क्या था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब क्या है? कसाई। उस समय का इसी यही माहौल था उस समय का। तभी ना लोग मारने काटने लग गया, और हिंसा हुआ। और ब्रिटिश सरकार क्या किया? दबाव डाला कि नहीं तुम विभाजन कर ही लो, विभाजन कर ही लो। न तुम थाना इस्तेमाल करो, न पुलिस इस्तेमाल करो, न ही किसी को गिरफ्तारी करो। तो विभाजन करा दिया। तो विभाजन करा दिया तो यानी कि हमको जो स्वतंत्रता तो मिला है, लेकिन हम उसको बहुत भारी क्या की कीमत चुकाए। और कीमत चुकाने पर हमारे पास में क्या है? लोकतंत्र का एक नींव पड़ा है। तो ये वाला टॉपिक हमारा क्या है, अभी के लिए हमारा खत्म है। ये क्लास हमारा क्या खत्म, अभी दोबारा लिंक भेजेंगे तुम लोगों को, तो तुम लोग कहीं इधर उधर मत जाना, है ना?
दोबारा लिंक में चर्चा जिसको देखना देख लो। पहला वाला हमारा क्या, द्विराष्ट्र का सिद्धांत। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, इसको देख लेंगे हम लोग, करें या छोड़ दें। ये वाला द्विराष्ट्र का असल में ये जेटेट वाला आउट ऑफ सिलेबस है, जो पीजी यूजी वाला उसी के लिए ही है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत है। अच्छा ठीक है, हम लोग 10 मिनट के बाद लिंक भेजते हैं, तुम लोग क्लास अटेंड करना, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। द्विराष्ट्र का सिद्धांत पढ़ना तब तक।